ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं? अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या है? काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन क्या से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मोशन की स्टडी करनी है। तो हमने मोशन की स्टडी के लिए पहले समझा कि मोशन क्या होता है, बिल्कुल समझा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर हमने सोचा कि स्टडी कैसे करते हैं। तो स्टडी करने के लिए हमने बोला कि स्टडी कैसे करते हैं तो आपको कुछ पैरामीटर पता होना चाहिए। तो वहाँ से हमने स्टडीज करना स्टार्ट की। और कौन कौन से पैरामीटर हमने देखे? हमने देखा पोजीशन क्या होता है, हमने देखा डिस्टेंस क्या होता है, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने देखा स्पीड क्या होती है, हमने देखा वेलोसिटी क्या होती है। ये सब देख चुके हैं। और स्पीड और वेलोसिटी में हमने एक और चीज़ देखी कि स्पीड और वेलोसिटी में हम बात करते हैं एवरेज के टर्म में या इंस्टेंटेनियस के टर्म में। या तो आपकी एवरेज स्पीड की बात की जाएगी या आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की जाएगी। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है अपना क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और किसके रिस्पेक्ट में तुम रेट ऑफ चेंज देखोगे? तो ऑब्वियसली बात है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, और डेफिनेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? खुद वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, इसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ये कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन एक इंटरवल के लिए डिफाइन होगा और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन होगा। ठीक है, जैसे t इक्वल टू 2 पे पूछ लिया क्या है? इंस्टेंटेनियस। पूछ लिया t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 तक, तो कौन सा पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही दो टर्म है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन देख के समझ में आ ही रहा होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही आएगा बिल्कुल। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, तो चेंज हमेशा क्या होता है? चेंज हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो भी टाइम लगाओ। ठीक है, तो यहां इस डेफिनेशन को देख के भी समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं कि एवरेज एक्सेलरेशन वो क्या लिखा हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये है हमारा क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए वेक्टर क्या है अपना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एवरेज अपन ने ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे मैं बात कर लूं। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन निकालोगे वो कौन सा होगा? अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वही तरीका है, आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो हमने बोला कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको निकालना आता है एवरेज। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला हमको निकालना आता है एवरेज। और अगर एवरेज में जो इंटरवल है, अगर मैं इस इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं तो क्या मेरा एवरेज इंस्टेंटेनियस बन जाएगा? बिल्कुल, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि एज ये जो इंटरवल है, इंटरवल टेंड्स टू 0,
क्या होगा, तुम्हारा ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? तो क्या करो, ये जो तुम्हारा इंटरवल है इसको 0 कर दो और फिर अपना एवरेज निकालो, तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, देखो। तो हमने बोला कि आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा एवरेज निकालो और एवरेज में ये जो इंटरवल है इसको क्या कर दो, 0 कर दो। कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं, लिमिट, ये जो इंटरवल है ये अगर 0 हो, ठीक है, या बहुत छोटा हो, 0 ना बोल के बहुत छोटा बोलूं, ये इंटरवल बहुत छोटा होगा, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, तो उस केस में ये तुम निकालोगे एवरेज, वो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं dv by dt। क्या है dv by dt? ये है डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ये निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया dv by dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छी बात है। तो हमने बोला एवरेज कैसे निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आप क्या करो, जो आपको वेलोसिटी गिवन है उसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बट काफी बार क्या होता है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो काफी सिंपल है निकालना, लेकिन काफी बार क्वेश्चंस में ये चीज नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि मान लो वेलोसिटी तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दियो, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दियो, ठीक है, तो फिर कैसे निकालोगे, और पोजीशन को मान लेते हैं हम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दियो, चलो ठीक है, कि मेरा पार्टिकल है वो एक्स का लॉन्ग मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दियो, तो कैसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं, ठीक है, कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको आप dv by dt लिख रहे हो, ठीक है, एक्सेलरेशन को dv by dt लिख रहे हो, क्या करो, dx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मानते हो कि नहीं? और ये जो लिखा हुआ है dx by dt, ये तो कुछ देखी हुई चीज लग रही है। dx by dt क्या होता है, dx by dt ये क्या होता है, तो हमको पता है कि dx by dt को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम v बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है यहां से क्या इसको मैं लिख दूं v dv by dx, ये समझ में आया, ठीक है। अब जिसमें फंक्शन हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम v dv by dx से, ठीक है। तो दो तरीके हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के, या तो आप dv by dt निकालो या फिर आप v dv by dx कर लो, दोनों में से जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है, किसी भी टाइम t पे हमको वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, और हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है किसी भी टाइम t पे 3t i कैप प्लस 4t j कैप, यही कर ले, चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से तुमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पे मुझसे पूछा जाता, तो यहां तुमसे पूछा जाता फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये पूछ लेते। कैसे करोगे सॉल्व, बहुत सिंपल है सॉल्व करना। हमने बोला एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पे क्या होता है, ये होता है dv by dt, और सिंस ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है, dv by dt, तो इसका रेट ऑफ चेंज, तो dy dt ऑफ 3t i कैप प्लस 4t j कैप, ठीक है। 3t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 i कैप, 4t का डेरिवेटिव क्या होगा, 4, और डायरेक्शन क्या है, j कैप। तो एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पे क्या आ गया हमारा, ये आ गया है। और अगर किसी भी टाइम t पे एक्सेलरेशन ये है तो t इक्वल्स टू 2 पे पूछे तो भी यही आंसर है, t इक्वल्स टू 5 पे पूछे तो भी यही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या मान लो तुम्हें क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होता कि तुम्हें दिया होता वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और मान लेते हैं वो तुम्हें दिया हुआ है 2x² + 4x, ठीक है, +2 + 1, ये तुम्हें दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो पार्टिकल x के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये हमें वेलोसिटी दी हुई है। अब तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल इज एट x = 1। पार्टिकल की जो पोजीशन जो है, अगर वो x = 1 है तो उस इंस्टेंट पे हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो कौन सा एक्सेलरेशन है ये, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? ऑफ कोर्स कौन सा है, इंस्टेंटेनियस है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? कैसे निकालेंगे? तो यहां पे आप ये तो नहीं कर सकते कि एक्सेलरेशन = dv/dt, ठीक है, ये करने का पॉइंट बनता नहीं है। कर सकते हैं लेकिन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो दिया हो, ठीक है, तो करने का फायदा था। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है, तो कैसे करेंगे? तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्म यूज मत करो। क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सेलरेशन को हम v dv/dx तो लिख सकते हैं, मानते हो कि नहीं? ये लिख सकते हैं, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे पता है, dv/dx डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, dv/dx निकालता हूं पहले, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 4x + 4, यही आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आएगा देखते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन था हमारा v dv/dx, वैल्यू छाप देते हैं, v है हमारा 2x² + 4x + 1 मल्टीप्लाई बाय dv/dx, कितना है ये 4x + 4, ये चमका, वैल्यू छाप दी, ठीक है। क्या करो, अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन एट x = 1, तो एक्सेलरेशन एट x = 1 पूछा गया है, तो इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 1 छाप दूं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 4 + 4, ये कितना लिखा हुआ है 7 इंटू, ये लिखा हुआ है 7 और ये लिखा हुआ है 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया 56, तो एक्सेलरेशन आ गया 56 मीटर/सेकंड²। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के ये तरीके हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये छाप लिया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन और देख लो और फिर अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तुम्हें ये दिया होता कि पार्टिकल एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 मीटर, ठीक है। पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है, पार्टिकल ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, और पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से एक्चुअली, ठीक है। तो पार्टिकल इस केस में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, v0 क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब क्या होगा, पार्टिकल कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा, और सिंस स्पीड कांस्टेंट है तो अभी भी v0 होगा, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, मैंने तुमसे पूछा होता फाइंड एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ना पूछूं मैं एवरेज एक्सेलरेशन लिखूं, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर AB, ठीक है, कि पार्टिकल जब A to B गया है तो उस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है तो जरा एक चीज सोच के बताओ बिना सॉल्व किए हुए कि 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो
जो लोग बोल रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन 0 आएगा, उनका जवाब बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? ठीक है, अच्छा उन लोगों ने 0 क्यों बोला? ठीक है, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सर पार्टिकल की स्पीड या पार्टिकल की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? पार्टिकल की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। यहां पे वेलोसिटी v नॉट है, यहां पे वेलोसिटी v नॉट है, जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई तो काहे का एक्सेलरेशन? ये सोचना गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहां पे कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। जिन लोगों ने समझ में आया उनके लिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है, कि ये सब मैंने क्यों बोला। तो मैंने बोला कि यहां पे अब पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो मैंने यहां पे बोला कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना है? v नॉट जे कैप। पार्टिकल की वेलोसिटी फाइनल जो कि पॉइंट बी पे कितनी है? वो है माइनस वी नॉट आई कैप। क्या दोनों वेलोसिटी सेम है? नहीं, अलग अलग है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब दोनों वेलोसिटी अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। ये समझ में आया? ठीक है। अब कैसे निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन? तो एवरेज एक्सेलरेशन इस इंटरवल के लिए आएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई दिक्कत नहीं। फाइनल वेलोसिटी पता है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी पता है मेरे को, लेकिन ये टाइम टेकन क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अगर टाइम टेकन नहीं दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन में ये तो गिवन है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या मैं ये लगा दूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन? ये फॉर्मूला तो अभी भी वैलिड है ना। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये चीज तो अभी भी वैलिड है। और डिस्टेंस कितना कवर किया? तो पार्टिकल ए से बी गया, और ए से बी के लिए अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो यह आर्क लेंथ आ गया, और आर्क लेंथ कितना आता है? आर इंटू थीटा, और थीटा कितना है हमारा? पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस आ गया आर इंटू थीटा, स्पीड है वी नॉट, और टाइम मान लेते हैं जो भी डेल्टा टी है निकालना है हमको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय वी नॉट, इसकी वैल्यू डेल्टा टी। समझ में? तो यहां से जो डेल्टा टी है वो हमको मिल जाएगा कितना? ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय वी नॉट। ये समझ में आया? चमका सबको ये चीज क्या हुआ? ठीक है। अब ये हमने कर दिया, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए? एवरेज एक्सेलरेशन। अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब क्या बचा? वैल्यू छाप देते हैं। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो मेरा क्या हो जाएगा? वो है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी वो ये होगा डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन है 5 पाई डिवाइड बाय वी नॉट, यही है। फाइनल वेलोसिटी माइनस वी नॉट आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट जे कैप डिवाइडेड बाय 5 पाई बाय वी नॉट। ये मेरा आंसर है एवरेज एक्सेलरेशन का। समझ में? तो ये आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आप वेक्टर फॉर्म में आंसर मत निकालो, हो सकता है ऑप्शन में तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया हो और आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना होता तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? तो पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन एक और लाइन लिख लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहां से वी नॉट को ऊपर भेज दो और माइनस को इधर बाहर भेज दो, तो ये लिखा हुआ है माइनस वी नॉट स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 5 पाई, ये लिखा हुआ है। और अगर हमें मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में पूछा होता तो हम निकाल देते। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 5 पाई, ये है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड होगा
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो ये हो गया माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 5 पाई इंटू रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या किया? तो करने का अप्रोच वही है कि आप क्या करो, एवरेज पूछा है तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर दो, और अगर इंस्टेंटेनियस पूछा है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे और डेरिवेटिव करके हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो काफी अच्छी बात है, छाप लो फटाफट से, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि तुमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और ये गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है? तुमसे पूछा गया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, तुमसे पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन क्या? ठीक है, तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तुम्हें 2x प्लस 1, तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 0। सॉल्व करो। एंड क्वेश्चन नंबर 3, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तुमसे पूछा गया फाइंड velocity as a function of time, acceleration as a function of time, and speed and velocity at t equals to 1 second, average velocity for t equal to 0 to t equals to 1 second, and average acceleration for t equal to 0 to t equal to 1 second, and acceleration at t equal to 2 second। ठीक है, ये पूछा गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ हर एक क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है जहां पे तुमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और तुमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 पे, ठीक है? कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। वेलोसिटी कौन सी है? इंस्टेंटेनियस। फिर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है t इक्वल टू 2 से लेके t 0 से लेके 2 तक, ठीक है? एक इंटरवल गिवन है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो एक्सेलरेशन पूछ लिया है किसी भी जब x इक्वल टू 0। पोजीशन तो मैं गिवन है इस बार, तो पार्टिकल i कैप j कैप k कैप, ठीक है? इसके अलावा पार्टिकल की पोजीशन गिवन है, तो यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन गिवन है, पूछा गया किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टाइम t पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। फिर अगले में एवरेज पूछा गया है, ठीक है? फिर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है और फिर एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पूछा गया, ठीक है? तो
फटाफट से सॉल्व करो, फिर अपन देखते हैं आगे। चलो सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल्स टू 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा गया है और वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। तो क्या करो, फर्स्ट पार्ट के लिए इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4t, ठीक है। और अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल्स टू 2 पे, तो t इक्वल्स टू 2 पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू पुट कर दो, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें पूछा गया है क्या, वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे कितनी है, 2t स्क्वायर प्लस 5, t इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, t इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। समझ में, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 2 तक। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें चाहिए, पार्ट सी की बात कर रहे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय टाइम टेकन 2 माइनस 0, ठीक है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2, तो तुम्हें ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, इसमें t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 0, 0 पुट कर दोगे तो ये लिखा हुआ है 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा हुआ है 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन 0 से लेकर 2 तक। समझ में आया, कोई फाइट नहीं है अभी तक, सब चल रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें तुम्हें v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, और अब तुमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 0। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है 2x प्लस 1। तुमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v इंटू डी बाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। वेलोसिटी क्या है 2x प्लस 1 डी वी बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया डेरिवेटिव करने पे। तो यहां पे ये क्या बन गया, ये बन चुका है 4x प्लस 2 किसी भी x पे, मानते हो कि नहीं। अब तुमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 0, छाप दो, तो x इक्वल टू 0 छाप दोगे तो यहां पे कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझ लेते हैं अच्छे से इसको। यहां पे तुम्हें गिवन है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तुमसे वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे पूछा गया है, एक्सेलरेशन किसी भी टाइम टी पे पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम लिख लेते हैं, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो ये लिखा हुआ है टी क्यू आई कैप प्लस 4 टी स्क्वायर जे कैप प्लस रूट 27 के कैप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे कैसे निकालते हैं, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तुमसे वेक्टर फॉर्म ही पूछा गया है, मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म ही पूछा गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही तो होता है, यही तो पढ़ा था, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसका डेरिवेटिव करो टाइम के साथ में, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, ये बनेगा 3t स्क्वायर आई कैप, ये आ जाएगा प्लस 8t जे कैप, ये आ जाएगा √27 लिखा हुआ है, तो इससे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। ये तो आ गया हमारा कितना, 0 के कैप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चले यहां तक। अब तुमसे पूछा गया है, ये तो हो गया किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब इसका अगर तुम पार्ट सी देखोगे तो पार्ट सी में तुमसे स्पीड एंड वेलोसिटी पूछी गई है t=1 पे, तो t=1 पे क्यों ना मैं इसकी वेलोसिटी निकाल दूं, ठीक है। तो वेलोसिटी है t=1, कितना आ जाएगा, t=1 पुट कर दो, ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 8 जे कैप। और अगर मुझे स्पीड चाहिए एट t=1 तो इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। समझ में आया, ये कितना हो गया, ये लिखा हुआ 64, ये लिखा हुआ है 9, ये आ गया √73 मीटर पर सेकेंड। दो पार्ट सॉल्व हो गए। एक्सेलरेशन किसी भी टाइम टी पे पूछा गया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा गया है किसी भी टाइम टी पे, कैसे निकालेंगे तो देख लो पार्ट बी। तो एक्सेलरेशन किसी भी टाइम टी पे ये क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव कर दें इसका, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होगा, वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है ये लिखा हुआ है 60 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई फाइट नहीं है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, किसी भी टाइम टी पे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी फॉर t=0 से लेके t=1 तक। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए, पार्ट डी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये तो आएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और चेंज इन पोजीशन कैसे निकालोगे, तो वो हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आ जाएगा पोजीशन एट t=1 माइनस पोजीशन एट t=0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, यही तो आएगा। अब चेंज इन पोजीशन लिख लो, तो t=1 पे पोजीशन कितनी है, 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस √27 के कैप, माइनस t=0 पे पोजीशन कितनी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो t=0 पे जो पार्टिकल की पोजीशन है माइनस, तो ये आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस √27 के कैप, यही बना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और टाइम टेकन कितना है, 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। √27 से √27 कैंसिल हो गया, तो यहां पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई वो आ गई 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। आई होप समझ में आया होगा सब कुछ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट t=1 माइनस वेलोसिटी एट t=0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0, यही आएगा। और वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे क्या थी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, मैं वापस निकाल लेता हूं, वो है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 8t जे कैप, यही आया था, ठीक है। अब यहां पे t=1 पे कितनी है, ये है 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है।
माइनस टी इक्वल टू 1 पे कितनी है 0 डिवाइड बाय 1, तो कितना आंसर आ गया? तो इसका आंसर आ गया बहुत ही सिंपल सा, ये है 3i कैप प्लस 8j कैप एवरेज एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या पूछा गया है? और लास्ट पूछा गया है एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा गया है, कौन सा पार्ट है? एफ, ठीक है। तो यहां पे एक्सेलरेशन किसी भी टाइम टी पे क्या था, इसका डेरिवेटिव कर दो, वो था 60 आई कैप प्लस 8j कैप। टी इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, ये आ गया 12 आई कैप प्लस 8j कैप। समझ में आया? ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वापस देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने सब कुछ सीखा है मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर हमें पोजीशन गिवन है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो होता है dr/dt, मानते हो कि नहीं? और एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, एवरेज नहीं है, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। और एक्सेलरेशन जो है वो होता है dv/dt, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में मान लो हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया है, हमको गिवन है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? तो इस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dy/dt। वेलोसिटी खुद का है, dr/dt है कि नहीं? और इस चीज को हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या किया? पोजीशन का एक बार डेरिवेटिव किया, वेलोसिटी मिली, एक और बार डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन मिला। मतलब तुमने पोजीशन का क्या 2 बार डेरिवेटिव किया है? बिल्कुल, 2 बार डेरिवेटिव हो गया। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसी फॉर्म को मैं लिख रहा हूं d2r/dt²। ये समझ में आया? ठीक है। इसको कुछ नहीं, इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैंने एक फॉर्म और बताई कि एक्सेलरेशन को आप ये भी लिख सकते हो v dv/ds, ठीक है, या dv/ds। समझ में आया क्या? तो यहां पे dv/ds कुछ नहीं है, ds अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं a v dv/ds। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा ये एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन बोल रहे हैं कि ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इससे कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना इनकी एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें graphical analysis of average graphical analysis of acceleration and velocity, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि तुम्हें मान लो एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें एक ग्राफ दिया हुआ है x वर्सेस टाइम, ठीक है। एक पार्टिकल है जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या हो गई? x हो गई, ठीक है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम तुम्हें ग्राफ दिया है, और एक है हमारे पास पॉइंट A, ये है हमारे पास पॉइंट A जिसकी पोजीशन है XA, ये पॉइंट A है हमारे पास, ठीक है। और एक है हमारे पास पॉइंट B जिसकी पोजीशन है क्या है अपने पास? XB। कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम है TA
और ये टाइम है टीबी। अब हम बात कर रहे हैं, इंटरवल है हमारे पास ए टू बी, हम ए टू बी गए हैं, ठीक है, और हम ए टू बी जा रहे हैं, ये हमारा पाथ गिवन है, ठीक है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम गिवन है, हम ए टू बी जा रहे हैं। तो अब हमसे यहां पे क्या पूछा गया है, ठीक है, तो हमसे यहां पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल ए बी के लिए हम बात करें अगर, तो इंटरवल ए बी में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो हमने बोला कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका होता है, आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन कर दो, यही तो होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही हुआ, मानते हो कि नहीं। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पार्टिकल फाइनली कहां पे, बी पे, और बी पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, एक्स बी, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स ए, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टी बी माइनस टी ए। क्या यही करोगे, इसी तरीके से निकालेंगे हम एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें इस एवरेज वेलोसिटी का इस ग्राफ में क्या मतलब है, हमें उसके बारे में बात करनी है, ठीक है, कि ग्राफ में ये जो टर्म लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्स बी माइनस एक्स ए डिवाइड बाय टी बी माइनस टी ए, इसका क्या सेंस बनता है, क्या है इसका मतलब इस ग्राफ में। तो जरा एक चीज समझो कि मैं क्या करता हूं, मैं अगर लाइन ए बी, ये जो ए बी है, इसको अगर मैं एक लाइन से कनेक्ट कर दूं, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी, ठीक है, ये बन गई लाइन ए बी। तो अगर मैं ए बी को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूंगा, तो यहां पे ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ये जो लाइन ए बी है, इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्या स्लोप होता है टेन थीटा, बिल्कुल होता है टेन थीटा। और टेन थीटा कैसे निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे हाइट डिवाइडेड बाय बेस, यही तो करोगे। और ये हाइट क्या होगी, जरा देख सोच के बताओ, एक्स बी माइनस एक्स ए ही तो है ये हाइट, है कि नहीं। और ये टाइम क्या होगा, ये टाइम यही तो है टी बी माइनस टी ए, ये समझ में आया। तो अगर मैं यहां पे टेन थीटा निकालूं, तो टेन थीटा है हाइट डिवाइड बाय बेस, इसको तुम लिख सकते हो एक्स बी माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय टी बी माइनस टी ए। क्या समझ में आया। तो हमको यहां पे ये समझ में आया कि इस ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी फॉर ए बी कुछ और नहीं है, वो इस लाइन ए बी का स्लोप ही है। तो अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए और आप स्लोप निकाल दो, तो फिर अपना काम हो गया, है कि नहीं। मान लो आपको थीटा गिवन होता 45 डिग्री और पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल ए बी, क्या करोगे, tan 45 डिग्री, आंसर आ गया, समझ में आया। तो यहां पे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमको क्या समझ में आया, यहां पे हमको ये समझ में आया कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल ए बी, ये क्या होगा, ठीक है, ये होगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो इंटरवल ए बी है, क्या करो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आप लाइन ए और बी को कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींचो, उसका स्लोप निकाल लो और वही आपका आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब अगर क्वेश्चन में हमसे एवरेज वेलोसिटी ना पूछ के हमसे पूछा होता क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए अगर हम बात करें
तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे सोचो इस क्वेश्चन में हमें ये कोई पॉइंट P दिया होता, ठीक है, और हमसे पूछा होता कि इस पॉइंट P पे ये बताओ, इस पॉइंट P पे, ठीक है, कितनी है वेलोसिटी। तो क्या करोगे आप? dx by dt निकाल दोगे एट पॉइंट P, यही तो करोगे। तो पॉइंट P पे dx by dt निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लिखा हुआ है dx by dt, इसका इस ग्राफ में क्या सेंस है वो समझते हैं, ठीक है। तो जरा एक चीज देखो, अगर मैं इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट P पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये है पॉइंट P पे एक टेंजेंट, और अगर पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या उस टेंजेंट का स्लोप अगर मैं निकालने को बोलूं तो क्या होगा? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ये क्या होता है? यही तो होता है dx by dt एट पॉइंट P। मानते हो कि नहीं? ये समझ में आया? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैथ्स में कि किसी भी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dx by dt एट दैट गिवन पॉइंट। तो क्या यहां पे मैं सीधा ये बोल दूं कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट P निकालना है तो आप क्या करो? आप निकाल लो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। ये समझ में आया? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो तो उस ग्राफ में जो भी इंटरवल है जो भी है A to B, तो उस इंटरवल को उस इंटरवल के जो दो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, उनको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप मिलेगा tan थीटा, वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें देगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या करो? जिस पॉइंट पे तुमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया है, जैसे मान लो तुमको इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता, क्या करोगे? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। मानते हो कि नहीं? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया उस टेंजेंट का जो स्लोप है कि नहीं, जैसे ये एंगल अल्फा होता, तो जो tan अल्फा है वो तुम्हारी आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट गिवन पॉइंट, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहां पे छोटा सा एक आध एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ में कट 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 ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लो हमें कुछ ऐसा कुछ एक कर्व दिया होता, ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है? ये तुम्हें गिवन है फिर से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, और यहां पे एक है हमारे पास पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C, और तुमसे पूछा गया है कमेंट करना है इनकी वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, कि वेलोसिटी एट पॉइंट A पॉजिटिव होगी, जीरो होगी, नेगेटिव होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट B एंड वेलोसिटी एट पॉइंट C, ठीक है, सिमिलरली तीनों पे कमेंट करना है। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी एट पॉइंट A, वेलोसिटी एट पॉइंट B एंड वेलोसिटी एट पॉइंट C, ठीक है, ये हमको निकालना होता। तो यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट A निकालना है तो क्या मतलब, क्या करो?
पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो हमको वेलोसिटी का साइन बताएगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन, यहां पे पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट देख के फील आ रही है कि यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया। फिर क्वेश्चन में पॉइंट बी की बात करनी है तो पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करो। पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी कैसी है, जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया। ये समझ में आया? ठीक है, बिकॉज थीटा इक्वल टू 0 तो tan थीटा भी 0 आ गया। फिर उसके बाद पॉइंट सी की बात करते हैं। तो पॉइंट सी पे तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो पॉइंट सी पे टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा और यहां तुम्हें स्लोप देखना है। तो पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप, तो ये छोटी सी बात है, याद रखना हमेशा कि जो भी तुम स्लोप लेते हो वो कहां से लेते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहां से ये जो एक्स एक्सिस है प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, इसके साथ जो एंगल है तुम इसके बारे में बात करते हो। और क्या ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट सी कैसी है, नेगेटिव है, बिकॉज एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस अगर हमें निकालनी होती वेलोसिटी तो हम उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप से। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें सिर्फ कमेंट ही करना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है, तो हम इस तरीके से कमेंट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो ओके तो ओपन बात कर रहा है अभी सेकंड किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब मान लो हमें फिर से एक ग्राफ दिया हुआ है और इस बार ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, सिमिलर सा ग्राफ मान लेते हैं पहले ऐसा ही। यहाँ पे ये है एक पॉइंट ए हमारे पास और ये है हमारे पास एक पॉइंट बी। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए, ये है वेलोसिटी ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं। ये है टी ए, ये है टी बी। हमसे यहां भी अगर हम बात करते, हमसे बोला जाता, ठीक है, कि आप क्या करो, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही तो होता है। और हम निकाल रहे हैं फॉर ए बी, फॉर इंटरवल ए बी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो यह आ जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट बी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पे ए बी को एक लाइन से कनेक्ट करूं, ठीक है, और उस लाइन का स्लोप देखूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस लाइन का जो स्लोप, चलो थीटा ही मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे स्लोप देखूं तो स्लोप क्या आएगा यहां पे, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आएगा, ये आएगा tan थीटा। और tan थीटा कैसे निकालोगे, फिर से वही हाइट डिवाइड बाय बेस। ये हाइट क्या होगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही तो हाइट है। ये 4 मान लो, ये 2 मान लो, तो हाइट कितनी आ गई, 2 आ गई। ये 10 मान लो, 6 मान लो, हाइट कितनी आ गई, 4 आ गई। इसको 20 मान लो, इसको 10 मान लो, हाइट कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या कर रहे हो, ये तो कर रहे हो। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंटरवल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी वी माइनस टी ए। तो स्लोप निकाला तो वो भी तो वही आया, वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसका मतलब ये हुआ फिर से कि यहां पे अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, वो है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बट याद रखना ये किस ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इस बार ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम नहीं है, क्योंकि पोजीशन वर्सेस टाइम में स्लोप ऑफ ए बी क्या देता है तुमको, एवरेज वेलोसिटी। ये समझ में आया? तो ये ग्राफ कौन सा है, वीटी कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग।
वीटी कर्व की बात कर रहे हैं। ये समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा tan थीटा होता है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछते, फिर से तुमसे पूछते इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो यहां भी फिर से सेम कहानी आएगी। और क्या है वो कहानी? तो वो कहानी आएगी कि आपको जिस भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करो, उस पॉइंट पे क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस टेंजेंट का एंगल लोगे। तो विद एक्स एक्सिस एंगल लेते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस अल्फा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहां भी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये फिर से आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके इक्वल आ जाएगा। तो जो भी आपका टेंजेंट है आप उसका स्लोप निकालो और उसके इक्वल होगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ग्राफ हमें दिया हुआ है पोजीशन वर्सेस टाइम। सिंपल ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल है, क्या है ये एग्जांपल, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन वर्सेस टाइम, ये कर्व था और उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, ये समझ में आया? तो यहां से और यहां तक एक कर्व है, फिर एक स्ट्रेट लाइन है, ये है 5, ये है 10, ये है 20, ठीक है, और ये है तुम्हारा पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व। तो ये टाइम है t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 4, t इक्वल टू 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है पोजीशन वर्सेस टाइम। ठीक है, अब तुमसे इस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं फाइंड पहला पार्ट जो पूछा गया है वो है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर, दो पार्ट है, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4, देन t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 8, ठीक है, और साथ में तुमसे पूछते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, देन हम पूछ सकते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10, 12 एंड t इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। और पूछा गया है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि t इक्वल्स टू,
ये तुमको एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये मेंशन गिवन है कि ये जो ग्राफ है ये है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ for a particle moving in a straight line. पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है और बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सॉल्व करो फटाफट। ओके, तो सॉल्व कर लिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले तो ये गिवन है कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में हुआ क्या है, ठीक है। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में इसके नाम दिए होते, ये पॉइंट ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता, इस पॉइंट को ई बोल देता हूं और t = 20 पे जो मिला उस पॉइंट को मैंने f बोल दिया। तो समझो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल t = 0 पे कहां था, x = 5 पे, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। तो इस क्वेश्चन में पार्टिकल t = 0 पे, कहां पे, t = 0 पे है a पे, x = 5, ये है x की वैल्यू, यहां 5, यहां 10, यहां 20, ठीक है। और फिर इधर कहीं x की वैल्यू 0 और फिर आगे जाके x की वैल्यू नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे हुआ क्या है, पार्टिकल जो है ये है t = 0 पे, a पे, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकल गया b पे, कोई दिक्कत नहीं है, और b पे कितना टाइम लग गया, t = 2। फिर उसके बाद पार्टिकल गया पॉइंट c पे, ये है पॉइंट c, t = 4 पे। और उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अभी इधर गया, इधर गया। उसके बाद पार्टिकल अगर आगे देखोगे तो 20 के बाद फिर क्या हुआ है, 19 आया होगा, 15 आया होगा, 10 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल अब वापस आने लग गया है, और यहां से पार्टिकल पलट के वापस आया है और फिर ऐसे गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन एक दूसरे के ऊपर नहीं बनाई मैंने, सो दैट ओवरलैप ना हो। तो यहां पे अब पार्टिकल ऐसे आया है और पार्टिकल फिर से b पे पहुंचा, कब, ठीक है, इसी पॉइंट को तो d बोला है, तो b और d क्या है, सेम पॉइंट है, ये समझ में आया, सेम पोजीशन है। तो कब पहुंचा, t = 8 पे, ये समझ में आया। ओके, अब क्या हुआ, उसके बाद फिर पार्टिकल चला गया है, ठीक है, और फिर पार्टिकल पॉइंट E जो है हमारा x = 0, तो पार्टिकल x = 0 यहां पहुंचा, ये है हमारा पॉइंट D, कब पहुंचा, t = 18 सेकंड पे, ये भी समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पार्टिकल फर्दर जा रहा है नेगेटिव x एक्सिस के अलाउ, ठीक है, तो इधर जा रहा है, तो उसका पार्टिकल फिर इधर जाने लग गया है, ये समझ में आया। तो पार्टिकल ने किया क्या, पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया है और फिर बैकवर्ड आ गया वापस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत रियल लाइफ वाला एग्जांपल, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी x = 5 है, मैं आगे गया, ठीक है, फिर मैं पलटा, यहां पहुंच गया और मैं वापस आ रहा हूं, ये 5 हो गया, ये 0 पहुंच गया और मैं नेगेटिव ज्यादा जा रहा हूं, ये समझ में आया। तो ये वही मोशन हो रहा है, उसी मोशन का ग्राफ गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे तुमसे क्या क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट पार्ट में तुमसे जो फर्स्ट है उसके तुमसे पूछा गया एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन। पहले तुमसे बात की गई t = 0 से लेके t = 4 तक, यहां तक बात की है।
तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 तक पहले मैं निकाल रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पार्टिकल है पहले x इक्वल टू 5 पे और फिर है पार्टिकल x इक्वल टू 20 पे, x इक्वल टू 5 पे फिर x इक्वल टू 20 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर तुम देखोगे तो कितना है, 5 है 20 है तो 15 का डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 मीटर। कैसे लिखा है इसको, ये वही तो लिखा हुआ है 20 माइनस 5, समझ में आया, ठीक है, चेंज इन पोजीशन लिख सकते हो। और वरना देख के समझ में आ रहा होगा कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15 मीटर का, डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लगा 4 सेकंड, दिख रहा होगा 4 सेकंड, तो ये आ गया 15/4 मीटर पर सेकंड। अब तुमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, ये होगा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल तुम्हारा चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो यहां से और यहां तक क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो यहां भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 15 मीटर आ गया डिवाइड बाय 4। और ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल आते हैं। देखो आ भी रहे हैं, समझ में आया, आना भी चाहिए था। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं की उसने, यहां से यहां तक गया। हाँ, अब इसके बाद उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, अब इसके बाद दोनों चीजें सेम नहीं आएंगी, ठीक है, देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमको बात करनी है t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 8 तक। ध्यान से देखना, t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल b पे है, t इक्वल टू 8 पार्टिकल d पे है, क्या सेम पोजीशन पे नहीं है, सेम ही तो x कोऑर्डिनेट है, x इक्वल टू कितना है यहाँ पे, x इक्वल टू 10। ये समझ में आया। तो हुआ क्या, मैं मिड पॉइंट पे था, मैं गया, ठीक है, और फिर मैं यहां आ गया वापस, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है। तो इस केस को सॉल्व करोगे तो मैं यहां पे पार्ट बी सॉल्व कर देता हूं। पार्ट बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना है, तो 2 से लेके 6 ये आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना है 0, नहीं, डिस्टेंस तो कितना है, पार्टिकल यहां से यहां तक गया 15 मीटर, पार्टिकल यहां से यहां तक वापस, सॉरी पार्टिकल बी से गया, राइट, t = 2 से बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां से पार्टिकल गया है तो यहां से यहां तक 10 मीटर, फिर वापस आया 10 मीटर, तो कितना आ गया डिस्टेंस कितना आ गया 20 डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना 6 सेकेंड, 10/3 मीटर पर सेकेंड। और इस बार दोनों आंसर अलग अलग है और होना भी चाहिए था क्योंकि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो सेम आते, डायरेक्शन चेंज कर ली तो चेंज हो गए। ये समझ में आया। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा गया है एट t = 10 और t = 12 और t = 20 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे पूछा गया है। तो क्या पूछा है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो जरा एक चीज देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। वही तो बताया थोड़ी देर पहले कि ये क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो क्या करो आप, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो किससे पूछा गया, लेट्स सपोज हमसे पूछा गया t = 10 पे, तो t = 10 ये है, यहां कहीं मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा t = 10, ठीक है। अब t = 10 पे ये पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है।
तो एक स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट क्या होता है, खुद स्ट्रेट लाइन तो होती है, स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट क्या है, खुद स्ट्रेट लाइन है। तो इस टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना है कि नहीं। तो जरा एक चीज देखो, यहां पे एंगल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये हाइट कितनी है 10, ये कितना है बेस 10, तो क्या ये 10 है, ये 10 है, तो क्या ये एंगल 45 डिग्री हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया 135 डिग्री, ये समझ में आया। और इसका स्लोप मैं निकालूं तो क्या इसको मैं लिखूं 10 35 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, यही लिखना चाहिए जी, नहीं गलत है। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से बताता हूं, ठीक है। हम एंगल लेंगे विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे लेते हैं हम प्लस आई कैप से एंगल लेते हैं, इससे कितना एंगल है 135 डिग्री, तो ये आएगा 10 135 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10 135 डिग्री, और 10 135 कितना होता है -1, तो -1 मीटर पर सेकेंड, ये समझ में आया, ठीक है। और जरा एक चीज और देखो कि इस पूरी लाइन के लिए डी से लेके नीचे तक किसी भी पॉइंट की बात करो, क्या हर एक पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, और किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या सबका टेंजेंट कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सबका टेंजेंट कॉमन आएगा तो क्या सबकी वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड आएगी फॉर t इज ग्रेटर देन 8 सेकेंड, और इक्वल टू भी बोल सकते हैं अपन। ये समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सेम टेंजेंट आएगा, सबका स्लोप भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज, यहां पे ये जो माइनस साइन आया है, ये आना भी चाहिए था क्या, बिल्कुल आना चाहिए था। कैसे, तो ये देखो यहां पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। और यहां पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम जरा सोच के देखते हैं हुआ क्या, हम पहले जा रहे थे फॉरवर्ड में और फिर हम जाने लग गए बैकवर्ड, तो क्या हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, बिल्कुल। तो क्या नेगेटिव साइन आना भी चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये सारी चीज हमने निकाली, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, और वो है, ये पार्ट समझ में आया सबको, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर एक लास्ट पार्ट है जहां पे हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज देखो कि यहां पे अगर मैं बात करूं, सिंस वेलोसिटी इक्वल्स टू -1 मीटर पर सेकेंड फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेकेंड, इसका मतलब यह है कि मेरी वेलोसिटी कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। और अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये क्या इंप्लाई करता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन बोला है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो किस बात का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 8 के बाद, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस क्वेश्चन में हुआ ये कि यहां पे जो मेरा एक्सेलरेशन है वो 0 है फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा अभी तक, ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलो ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं किस बारे में, मोशन के बारे में, कि मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मोशन की स्टडी हम करने वाले हैं, तो स्टडी ऑफ मोशन जो हम करने वाले हैं उसके 3 पार्ट है, ठीक है। तो मोशन की स्टडी, या तो हम बोलेंगे कि मोशन हमारा कैसा है, 1D मोशन है, ठीक है, या हम बोलेंगे हमारा मोशन कैसा है, 2D मोशन है, या हम बोलेंगे हमारा मोशन कैसा है, 3D मोशन है, ठीक है। अब यहां पे ये 1D मोशन का मतलब क्या है, 1D मोशन का मतलब है 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसको हम 1 डायमेंशनल मोशन, 1D का फुल फॉर्म
और इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, या तो इसको हम बोलते हैं 1D मोशन या हम इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अच्छा, 1D मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, क्या होता है, ये है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पार्टिकल है, अगर वो एक पार्टिकल चींटी पकड़ लेते हैं, एक चींटी को लेते हैं, और अगर हम चींटी को इस पर चला देते हैं, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, तो अगर उसका मोशन कुछ इस टाइप से है, तो क्या ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको अपन बोल रहे हैं अपन क्या, 1D मोशन। अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो उसको अपन ने क्या बोल दिया है, 1D मोशन। तो 2D मोशन क्या होगा, तो 2D मोशन, जैसे मान लो जो मेरा पार्टिकल है वो ऐसे कुछ भाग रहा होता, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसके ऊपर चल रहा है, इस पाथ के ऊपर। तो यहां पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, पार्टिकल इधर भी जा रहा है, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इधर ऐसा कुछ है। तो यहां पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, पार्टिकल यहां 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन होगा कि पार्टिकल था पहले, लेट्स सपोज ऐसे कुछ गया, फिर ऐसे कुछ गया, ठीक है, और फिर पार्टिकल ऐसे बाहर आ गया, ठीक है, फिर पार्टिकल नीचे गया, और फिर पार्टिकल ऐसे कुछ आ गया, और फिर ऐसे चलने लग गया। तो ये जो मोशन है कि पार्टिकल ऐसे कुछ चला, तो ये किस में चला, 3D में चला, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो अगर पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है, एक लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर पार्टिकल का मोशन एक प्लेन के अलोंग है, ठीक है, तो 2D मोशन है। और अगर 3 डायमेंशनल 3D में है तो मोशन कैसा हो गया अपना, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो हम जो भी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे 1D मोशन के बारे में, कि अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन का अलोंग मूव कर रहा है तो उसके मोशन की स्टडी कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं कुछ आगे बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा एक पार्टिकल है और वो ऐसे कुछ जा रहा है इसके अलोंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है हमें, और एक पार्टिकल है जो इस बोर्ड पे ऐसे कुछ आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मोशन कैसा है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ठीक है। 3D तो नहीं है क्योंकि पार्टिकल प्लेन के बाहर तो नहीं आया, तो 1D है कि 2D है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। अब अगर इसका आंसर कोई ये बोल रहा है कि ये आंसर 2D मोशन है तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या है, 1D मोशन। 2D मोशन क्यों गलत है, या जिन लोगों ने 2D मोशन सोचा वो क्यों सोचा होगा कि पार्टिकल यहां पे एक प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है पार्टिकल इस बोर्ड के अलोंग मूव कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो वो कैसा मोशन होता है, 1D मोशन होता है। और क्या इस केस में हमारा पार्टिकल एक लाइन के अलोंग गया है, बिल्कुल गया है, तो कैसा मोशन है, ये मोशन है हमारा 1D मोशन। यही तो था सेम, एक लाइन के अलोंग मोशन। प्लेन के अलोंग मोशन ऐसा होगा, 2D मोशन ऐसे कुछ होंगे। जैसे ये एग्जांपल में लिखता कि मेरा पार्टिकल ऐसे कुछ जा रहा है, यहां लिख देते हैं ऐसे कुछ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये कैसा मोशन है, ऑफ कोर्स 2D मोशन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये मोशन कैसा है, 1D मोशन है। तो अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल जा रहा है तो 1D मोशन है। लेकिन अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, अगर मोर देन 1 स्ट्रेट लाइन है उनके अलोंग मूव कर रहा है, या पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, तो कैसा मोशन है वो, 2D मोशन है प्लेन के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी अपन किसके बारे में बात करेंगे, अभी अपन बात करेंगे 1D मोशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग 1D मोशन की स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसकी, 1D मोशन की स्टडी कर रहे हैं। और 1D मोशन की स्टडी किस टाइप से कर रहे हैं, तो हमने क्या है, मोशन को डिवाइड किया हुआ कुछ पार्ट्स में, ठीक है। तो हम पहले टाइप्स ऑफ 1D मोशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ 1D मोशन, कि 1D मोशन के कितने टाइप हैं, ठीक है। तो 1D मोशन के जो टाइप हैं ये हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे हमने डिवीजन किया हुआ है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन में बात कर रहे हैं, तो देखो अब एक्सेलरेशन जो है उसके दो केस पॉसिबल है, ठीक है। और ध्यान सुनना, या तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा या पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। मानते हो कि नहीं? कॉमन सेंस। तो हम एक्सेलरेशन की बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो या तो 0 होगा एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन होगा नॉन जीरो। और अगर एक्सेलरेशन कैसा है हमारा? 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम्हें ये चीज याद होगी कि इसी को तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कौन सा केस है? यूनिफॉर्म मोशन का केस है। मानते हो कि नहीं? उसके बाद अगर एक्सेलरेशन पार्टिकल का नॉन जीरो है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? वेरिएबल होगी, चेंज हो रही होगी। मानते हो कि नहीं? ठीक है। तो यहां पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब इसमें भी दो केस पॉसिबल है। सोचो कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर वो जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? वेरिएबल है। मानते हो कि नहीं? तो हमने किसके बेसिस पे डिवीजन किया? हमने बोला एक्सेलरेशन के बेसिस पे। या तो जीरो है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने बोल दिया कि इतने टाइप होते हैं, ठीक है। अब स्टडी कैसे करेंगे? तो हम स्टडी करने की बात कर रहे हैं, तो स्टडी कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। तो ये देखो, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे ये जो यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन की स्टडी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए होता है, और वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर कोई भी क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन से आता है तो वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। बस एक फॉर्मूला, कुछ खास चाहिए नहीं। अगर कोई क्वेश्चन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबने पढ़ी होंगी, v इक्वल्स टू ut, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as s nth, ठीक है। ये सारी कहानी। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये सेक्शन तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन। या तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा, या ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये जो 1D मोशन है, 1D मोशन में हम पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की, इसकी स्टडी करेंगे। फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, और फिर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, ठीक है। जो मेरा सीक्वेंस रहेगा पढ़ाने का, उसमें पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और एक्चुअली मैं इसके बारे में काफी बातें कर चुका हूं यूनिफॉर्म मोशन की। अगर तुम्हें याद हो, ठीक है, वो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बात की थी कुछ टाइम पहले कि एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कैसे क्वेश्चंस थे वो, इसी के तो थे वो क्वेश्चंस वो, ठीक है। इसके अंदर आएगा अपना मोशन अंडर ग्रेविटी आएगा, ठीक है, हम इसमें बात करेंगे। इसके अंदर अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन
हम कब अप्लाई करते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन याद रखना इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हर जगह नहीं लगा सकते। तुम्हारी इच्छा हुई, तुमने बोला v = u + at लगा दो, नहीं, हमेशा नहीं लगता है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो जीरो भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में ये लग जाता है, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। और यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसे आने वाली है? कांस्टेंट आने वाली है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। ये अप्लाई करोगे, सारे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कहा कि है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जब हमने निकाला था तब हम यही क्वेश्चन कर रहे थे, और वो क्वेश्चन किसके थे? यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक क्या नहीं पढ़ा है, वो है ग्राफ, ठीक है, कि यहाँ पे ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज समझो कि इसमें, इस सेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? यहां पे अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जिसको अपन स्पीड भी बोलते हैं, वो चीज क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर तुमको ये चीज समझ में आती है कि पार्टिकल की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल का मोशन कौन डिटरमिन करता है? वेलोसिटी, वो बताएगी पार्टिकल किधर जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, और 1D मोशन में पार्टिकल चल रहा है लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, तो क्या मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। ये तो हम बहुत पहले बात कर चुके हैं कि अगर पार्टिकल 1D मोशन कर रहा हो, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या डायरेक्शन चेंज की? नहीं, बिल्कुल नहीं की। क्या 1D मोशन है? क्या स्ट्रेट लाइन का पार्टिकल मूव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इस केस में ये होगा कि हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है आपने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के लिए भी वैलिड होगा। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। समझ में आया? ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा है, वो है इसमें ग्राफ्स। ग्राफ्स हमने नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स कैसे होंगे कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातें। तो यहां पे अगर हम ग्राफ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्राफ हम बात करेंगे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, और मान लेते हैं पार्टिकल हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? एक्सटी कर्व, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक्सटी कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? जो वेरिएबल्स हैं पोजीशन और टाइम, इनके बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है, तभी ग्राफ बना पाओगे। तो हम पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजीशन, मानते हो कि नहीं? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा v नॉट इंटू टी, यही तो होगा किसी भी टाइम t पे। और फाइनल पोजीशन पार्टिकल मान लेते हैं x का लॉन्ग मूव कर रहा है, हम xt कर्व बना रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी टाइम t पोजीशन क्या हो जाएगी xt। और इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं पार्टिकल की क्या है x नॉट। अगर पार्टिकल ने x इक्वल टू 2 से मोशन स्टार्ट किया तो x नॉट क्या हो गया, 2 हो गया, ओरिजिन से स्टार्ट किया था 0 हो गया, तो वो इनिशियल पोजीशन है। तो किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है vt प्लस x नॉट, यही लिखी हुई है कि नहीं? और क्या ये तुम्हारा, अगर मैं xt कर्व बनाऊं, अगर मैं क्या बनाऊं, x वर्सेस t कर्व बनाऊं, x यहां पे t यहां पे, तो क्या ये क्वेश्चन लिखी हुई है y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है कि नहीं? अगर यहां y होता है, यहां x होता है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है। तो क्या यहां पे y की जगह x है, यहां पे x की जगह t है, तो y इक्वल टू mx प्लस c लिखा हुआ है, मानते हो कि नहीं? इसका मतलब इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, इसका कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब कैसा होगा कर्व, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यहां पे इसमें देखो 2 केस पॉसिबल है। यहां पे स्लोप क्या है हमारा, स्लोप है हमारा v नॉट, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वही तो स्लोप है कि नहीं? तो यहां पे जो स्लोप जो है, ठीक है, वो हमारा आ गया है v नॉट। तो यहां पे जो स्लोप है हमारा, जिसको हम m बोलते हैं, वो आ गया है v नॉट, और c हमारा क्या आ गया है x नॉट, है कि नहीं? यही निकला यहां से, ठीक है। अब अगर मैं इससे कर्व बनाना चाहूं तो x वर्सेस t, और स्ट्रेट लाइन का कर्व किसको बनाना आता है, तो स्ट्रेट लाइन का कर्व कैसे बनाएंगे, तो ये देखो, जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x नॉट आ रही है। मतलब ये जब t की वैल्यू 0 है तो ये x नॉट यहां पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर ये स्लोप पॉजिटिव हुआ तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मानते हो कि नहीं? अगर स्लोप कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। लेकिन अगर यही स्लोप निगेटिव हुआ तो कर्व कैसा बनेगा, तो ये है xt, यहां है हमारा x नॉट, और ये है t। तो अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो क्या कर्व ये ऐसे बनेगा, अगर हमारा v नॉट नेगेटिव हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही तो बनता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बनेगा पोजीशन वर्सेस टाइम कर्व, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। कहां काटेगा इसको, x नॉट पे, जब t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 यहां पे, तो x की वैल्यू कितनी है, x नॉट, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सेकेंड कर्व है वो हम बना रहे हैं, कौन सा, वो हम बनाने जा रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी कर्व हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वीटी कर्व क्या बनेगा, तो ये देखो, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे कैसी है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट जो है, अगर वो v नॉट पॉजिटिव हुआ तो कर्व ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और अगर वो v नॉट निगेटिव हुआ तो v नॉट यहां पे आएगा, मानते हो कि नहीं? तो कर्व ऐसा कुछ बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब v नॉट निगेटिव है, ठीक है। क्योंकि यहां पे अगर इसकी इक्वेशन लिखोगे तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, v नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट,
और उसका कर्व एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, सबको पता है, क्योंकि टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमेशा ऐसा रहेगा। टाइम के साथ में इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ये कैसे बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है, इसी में अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, ठीक है, बहुत सिंपल कहानी होगी। अगर मैंने यहां पे पूछ लिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, बोले तो एटी कर्व, तो एटी कर्व, तो यहां पे अगर देखो तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और एक्सेलरेशन 0 है, और अगर यही हमारी इक्वेशन है तो कैसा कर्व बनेगा, ये है a वर्सेस t, और कर्व बनेगा ये, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, 0 है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को ग्राफ में दिक्कत है, ग्राफ नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, तो एक मैथ्स में किताब है काफ़ी अच्छी, ठीक है, वो है प्ले विथ ग्राफ्स। ठीक है, मैथ्स में है, अरिहंत पब्लिकेशन होगा। क्या करना, वो बुक खरीद लेना या डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उसमें एक बार ग्राफ देख लेना, पढ़ना नहीं है पूरा, थोड़ा थोड़ा ग्राफ देख लेना कि किसके ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में अगर इश्यू है, ग्राफ नहीं समझ में आता है, तो एक बार वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारा किसकी कहानी, यूनिफॉर्म मोशन में इस टाइप की कुछ कहानी चलेगी। ठीक है।